आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप अपने प्रमोटर्स के इतने करीब हो जाते हैं कि उसमें क्या होता है, आप डिस्टेंस नहीं रख पाते, तो आप प्रमोटर्स के लिए कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं। प्रमोटर्स, मालिक, जो भी कहना चाह रहे हैं चैनल्स के। तो सुभाष जी के साथ भी ये हुआ। जी के लिए वो कहते हैं कि आपने कुछ ज़्यादा ही किया। वो नवीन जिंदल वाला केस मैं कहूँगी, एट दैट टाइम इवन आई फेल्ट दैट कि व्हाई इज सुधीर डूइंग दिस, क्या ज़रूरत है ये करने की। अब वो वाला किस्सा मुझे बता सकते हैं आप? मैंने आपके साथ ये कभी डिस्कस नहीं किया लेकिन अब ऑन कैमरा हो जाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, उस केस के बारे में मैं इतना आपको कहना चाहता हूँ कि वो केस गलत था। वो केस आज भी मैं आपको बोलता हूँ, वो केस झूठ था। और अगर वो झूठ नहीं होता, वो केस गलत नहीं होता, तो वो केस कभी बंद नहीं होता। आप उस केस की डिटेल्स देखिए। वो केस 2012 में हुआ। 2011 और 12 में अरविंद केजरीवाल का, ये बात मैंने पहले कभी कहीं नहीं कही, 2010 के बाद अरविंद केजरीवाल का राइज शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल ने जो संस्था बनाई थी, सुभाष जी उसमें फाउंडिंग मेंबर थे। और जब ये सब प्रोटेस्ट चल रहा था, अन्ना हजारे वाला, ये फाइट अगेंस्ट करप्शन, तब मैं जी का संपादक था। और जी उन चैनल्स में था जिसने इसको सबसे ज़्यादा कवरेज दी थी। हमने उसको बहुत कवरेज दी, क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है हमारे देश में, और जो हो रहा है ये एक बहुत अच्छी बात हो रही है। तो हमने उसको कवरेज दिया, जिसकी वजह से उस समय की सरकार हमसे बहुत नाराज़ थी। मुझसे भी नाराज़ थी, जी से, मुझसे नाराज़ थी, सुभाष जी से नाराज़ थी। कई बार उनको ये मैसेज भी गए कि भाई आप इसको इतना क्यों दिखा रहे हैं, आप इसको कम करिए। फिर उसके बाद अचानक से ये मामला आ जाता है। ये मामला एट बेस्ट एक आरोप था जो एक रूलिंग पार्टी के एमपी ने हमारे ऊपर लगाया। बट स्टिंग था सुधीर, पर स्मिता, मैं आपको बताता हूँ, वो स्टिंग जो था, अगर आप उसकी पूरी फुटेज देखें तो वो रहा होगा कम से कम 7-8 घंटे का स्टिंग रहा होगा। और किसी ने भी उस स्टिंग को देखा नहीं कभी। मैंने एक्सर्प्ट देखा है। हाँ, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप उस पूरे स्टिंग को 3 घंटे 4 घंटे देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं उस दौरान। अनफॉर्चुनेटली देखिए, मैं और अगर हम दोनों चाय पी रहे हैं और हम 1 घंटा बात करते हैं, उस 1 घंटे में हम दोनों भी एक दूसरे के साथ कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो कि बाहर नहीं आनी चाहिए। When you are meeting each other, आप बहुत सारी बातें करते हैं जी। तो उस इतने लंबे स्ट्रिंग का एक 1.5 या 2 मिनट का एक पोर्शन बाहर आता है, और उसके ऊपर आप ये आरोप लगा दिया जाता है कि आप उससे पैसा मांग रहे थे। पैसा ना तो आपने लिया, ना उसका कोई सबूत है। सिर्फ उस घंटों के स्ट्रिंग में से एक जगह आपने, वो भी ये बात नहीं है कि कोई मांग रहा है, वो इट लीड्स टू दिस इमेजिनेशन कि ऐसा हो रहा होगा। उसके बाद वो केस होता है। फिर आप कह रहे थे कि स्टोरी किल कर देंगे। नहीं, तो मैं आपको बताता हूं कि उसमें हमने उनको क्या कहा था। उन्होंने हमसे ये कहा कि आप हमारे साथ एक एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। है ना, किसी भी चैनल में एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट कितना बड़ा होगा? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बड़ा नहीं होता। हाँ, तो हमने उसमें हम एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेके गए, जिसमें हमने उसको एक, आप ये समझ लीजिए कि एक इमेजिनरी फिगर हमने उसमें डाला। क्योंकि अगर आप उसमें 5 करोड़ डालेंगे तो इट विल एक्चुअली लुक लाइक अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। आपके चैनल में अगर कोई एडवर्टाइजर आता है और वो आपके साथ पूरे साल की एक डील करता है, तो क्या करेगा कि मैं आपके साथ एक डील कर रहा हूँ, ये 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो वो नेचुरल लगेगा। पर अगर हमने आप उसमें एक फिगर डाला, मान लीजिए 1000 करोड़ डाला, और आप उसको हमारे साथ साइन कर लेते हैं, तो आप ये प्रूव कर पाएंगे कि 1000 करोड़ का जब प्राइस है 2 करोड़ का, तो आपने 1000 करोड़ हमें क्यों दिया? तो वो दोनों पार्टी एक्चुअली एक दूसरे के, हमें नहीं पता था, वो भी शायद हमारे साथ यही कर रहे थे और हम भी उनके साथ यही कर रहे थे। किसी ने भी उस कॉन्ट्रैक्ट को कभी नहीं देखा जो कॉन्ट्रैक्ट हम लेकर गए थे, और हमने उनको कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करिए। तो जो चीज़ उसमें से मिसिंग है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसमें जो
रिपोर्टिंग में जो मिस हुआ वो ये कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे हाथ में था, जो हमने कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे आप साइन कर दीजिए, और जब आप इस पे साइन कर देंगे तो फिर ठीक है, फिर हम देख लेंगे कि क्या करना है, वी विल हेल्प यू। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता, लेकिन उस वक्त पूरी पुलिस, पूरी व्यवस्था वो पूरी बायस्ड थी, और उन्होंने उसको इतना बड़ा बना दिया, उसको ऐसे बना दिया कि जैसे पता नहीं हम लोगों ने क्या किया। फिर इसकी इंक्वायरी हुई। 2014 तक, जब तक ये सरकार रही, उन्होंने हमें बहुत परेशान किया। जेल भी गए आप? मुझे अरेस्ट किया। सबसे बड़ी बात, आपने पहले एक केस लगाया नॉन बेलेबल, अरेस्ट कर लिया। जैसे ही मैं बाहर आया, दूसरा केस उसी मामले से रिलेटेड, दूसरा केस फिर नॉन बेलेबल, फिर उसमें आपने जैसे तैसे कहीं से बेल ली, फिर उसी मामले में तीसरा केस नॉन बेलेबल। ऑफेंस क्या था कि नॉन बेलेबल हो? चुन चुन के वो सारे ऑफेंस लगाए जो नॉन बेलेबल हो, क्योंकि आपको बार बार अरेस्ट करना है। क्या था मतलब? आपने पैसा ना गया इधर से, ना लिया गया? कुछ नहीं हुआ। तो उसमें उन्होंने जो लगाया, पहले ब्लैकमेल का लगाया। ब्लैकमेल में भी अलग अलग धाराएं हैं। एक ब्लैकमेल होता है जो बेलेबल है, एक धारा होती है जो नॉन बेलेबल है। एक्सटॉर्शन में ज़्यादातर धाराएं जो हैं वो बेलेबल हैं, लेकिन एक धारा है जो नॉन बेलेबल है। तो हर चीज़ में वही धारा लगाई। 120B उसको नॉन बेलेबल करके बनाया, 420 उसको नॉन बेलेबल करके बनाया। तो जब ये चार्जशीट गई 2013 में कोर्ट में, तो कोर्ट ने जितनी भी कमियां थीं सारी पहली ही हियरिंग में सारी निकाली, और कोर्ट ने कहा कि ये सारी धाराएं जो हैं ये तो गलत हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपने इनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि 100 करोड़ का एक्सटॉर्शन है, तो जो एक्सटॉर्टेड ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज़ एक्सटॉर्ट की है वो आपने बरामद कर ली? तो पुलिस ने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो पैसा कहाँ है जो इन्होंने एक्सटॉर्ट किया है? सर वो इट डिड नॉट चेंज हैंड्स, वो पैसा तो लिया ही नहीं। तो कोर्ट ने कहा तो फिर आपने एक्सटॉर्शन की धारा क्यों लगाई? ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको लगाना चाहिए था अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन, अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्ट विच इज़ बेलेबल। ये ऐसा ही है कि आपने मर्डर का चार्ज लगा दिया लेकिन आदमी जिंदा है, तो आप अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनाओगे। इसमें आदमी जिंदा है, आपने मर्डर का चार्ज लगाया। एक और लूप होल उन्होंने निकाला कि आप कह रहे हैं कि इसमें 420 धोखा भी है और ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन भी है। तो एक तो होता है कि आपने धोखे से आपको बहका के पैसा ले लिया, दूसरा होता है कि आपने एक्सटॉर्शन होता है धमका के। तो दोनों सेक्शंस कभी एक साथ नहीं लगेंगे। तो ये कह के कोर्ट ने उस चार्जशीट को वापस कर दिया और कहा कि हम इस चार्जशीट का कॉग्निसेंस, संज्ञान हम नहीं ले सकते। कितनी देर लगा? ये 2013 की बात है। 2012 में उन्होंने मुझे अरेस्ट किया। कितने महीने लग गए? आप ये समझ लीजिए कि 2012 में करने के बाद उन्होंने शायद 3 या 4 महीने के बाद 90 डेज का रहता है। उस दौरान आप 2 बार जुडिशियल कस्टडी में गए? नहीं, ये भी बहुत बड़ा वो है। एक बार उन्होंने मुझे अरेस्ट किया, वंस। उसके बाद उन्होंने वापस आने के बाद मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस लगाए, एक के बाद एक। आप समझ लीजिए कि मैं बाहर निकलता था, मेरे ऊपर एक नया केस आ जाता था। आप याद कीजिए, सब जिंदल के थ्रू हो रहा था? सब उस सरकार के थ्रू हो रहा था, सब दिल्ली पुलिस के थ्रू हो रहा था, और सब होम मिनिस्ट्री के थ्रू हो रहा था। जैसे ये जो जिंदल वाला केस है, उस समय सुशील कुमार शिंदे थे। अच्छा। और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे नीरज कुमार। तो जैसे ये जो जिंदल वाला केस है, इस पे 3 केसेस लगाए अलग अलग। मैं इसलिए पूछ रही क्योंकि कहा जाता था कि सुभाष चंद्रा एंड जिंदल कुडंट गेट अलोंग, इसलिए ये सब हो रहा था। उसमें आप देखिए कि हरियाणा पॉलिटिक्स, उन्होंने जो अक्यूज्ड बनाया, हाँ, वो एक्चुअली सुभाष जी को अक्यूज्ड बनाया। सुभाष जी के जो बेटे हैं पुनीत गोयन का, उनको अक्यूज्ड बनाया। सुभाष जी के जो भाई हैं जवाहर गोयल, उनको अक्यूज्ड बनाया। और इन तीनों के साथ मुझे और मेरे कलीग थे समीर आलूवालिया, हमको बनाया। मेन टारगेट एक्चुअली मैं नहीं था, मेन टारगेट सुभाष जी थे। लेकिन उस समय की स्थिति ऐसी बनी, एंड आई थिंक दैट टाइम सुभाष जी वाज नॉट इवन हियर आल्सो, ही वाज नॉट इन इंडिया, वो दुबई में थे। तो इन्होंने तुरंत हाथ साफ कर दिया।
लेकिन ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, ये पूरे एक ग्रुप को ख़त्म करने की थी। और इसीलिए उसमें सुभाष चंद्रा का नाम है, पुनीत गोयल का नाम है, जवाहर गोयल का नाम है। पर उन्हें तो अरेस्ट नहीं किया। उनको नहीं किया, वो अलग बात, वो एक अलग इशू हो गया। ओके। पर अगर मैं अपने केस की मेरिट्स पे जाऊं तो 3 केसेस उन्होंने इस पे लगाए, जबकि आम तौर पर होना ये चाहिए कि आपका केस एक है, आप उसमें धाराएं जोड़ते जाएंगे कि इसमें ये धारा, ये धारा, ये धारा। पर 3 केस करने का मतलब है कि आप हर बार मुझे अरेस्ट करना चाहते थे। फिर आपको याद होगा उसी समय एक बहुत बड़ा गैंगरेप केस हुआ था, उसका दिल्ली में। हाँ। दिल्ली गैंगरेप जो केस था, जिसमें जो लड़की निर्भया वाला। सो निर्भया केस में तब तक मैं बाहर आ गया था। तो निर्भया के साथ जो लड़का था, जो निर्भया का दोस्त था, वो मेरे शो में आया सबसे पहली बार। हाँ, आपको गोइंका अवार्ड मिला था उसके लिए। तो देखिए कितनी बड़ी ये विरोधाभास है। उस लड़के का मैंने इंटरव्यू किया, पहली बार देश के लोगों ने पूरी कहानी सुनी, उस पे दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसरों के ऊपर इंक्वायरी बैठी। उस केस में भी उन्होंने मेरे ऊपर नई एफआईआर दर्ज कर ली। उस पर भी मेरे ऊपर एफआईआर हुई। जैसे ही वो इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ, अगले दिन नई एफआईआर मेरे ऊपर हो गई। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हर जगह उन्होंने कोशिश की कि वो मुझे रोकते चलें। फिर ये मामला 2013 में जब ये चार्जशीट आई, तो कोर्ट ने इस चार्जशीट का कॉग्निसेंस लेने से मना कर दिया और कहा कि ये चार्जशीट सही नहीं है, आप इसको दोबारा से ठीक करके लाइए। और ये भी कहा कि एक सीनियर ऑफिसर को नियुक्त किया कि अब एक सीनियर ऑफिसर जो है, एसीपी या डीसीपी रैंक का ऑफिसर है, वो इसका आयु होना चाहिए, एंड देन यू करेक्ट इट एंड देन यू ब्रिंग इट टू अस। तो आज मैं आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए उस केस का क्लोजर रिपोर्ट लेके आया हूँ। ये उसका क्लोजर रिपोर्ट है और क्लोजर रिपोर्ट में मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। क्लोजर रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है, द कोर्ट हैज नॉट येट टेकन द cognizance of any offense on the police report presented on 30/7/2013, 30 जुलाई 2013 को जो चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट आई थी, उस पर कोर्ट ने कॉग्निसेंस नहीं लिया। एंड द ऑर्डर डेटेड 13/9/2013 was made after having considered the said police report. Now the IO has filed a closure report in the form of supplementary charge sheet on 4/5/2012. यानी कि मतलब ये कह रहे हैं कि 2013 को जो पुलिस ने चार्जशीट दायर की, वो वापस कर दी और कोर्ट ने कहा कि इसको ठीक करके लाइए। उसके बाद पुलिस ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की, और वो कब की? 2013 के बाद 2022 में। 2022 मतलब 2013 के बाद पुलिस ने उसमें कुछ फाइल ही नहीं किया। हाँ। और 2022 में आके पुलिस ने एक अपनी एडिशनल चार्जशीट फाइल की, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जिसको बोलते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसके आधार पे इनको प्रोसिक्यूट किया जा सके। और देखिए उसमें क्या है, एज पर दी सप्लीमेंट्री चार्जशीट अक्यूज समीर अहलूवालिया, सुधीर चौधरी, सुभाष चंद्रा, पुनीत गोयनका, जवाहर गोयल have been kept in column number 12 for want of evidence। और फिर उसमें आगे लिखा है, बड़ी इन्वेस्टिगेशन, इतने साल लग गए। तो लगभग 10 साल के बाद वो ये कहते हैं कि इन द व्यू ऑफ द अबाउट डिस्कशन सफिशिएंट मटेरियल इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, हेंस द क्लोजर रिपोर्ट इज हियर बाय एक्सेप्टेड। तो ये लोग तो कहते हैं कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ है। तो ये भी आप देखिए, इसके अंदर उन्होंने इसको भी उसका जिक्र किया है कि जो आरोप लगाने वाले लोग थे, उसमें लिखा है अ लेटर वॉज रिसीव्ड एड्रेस टू डीसीपी क्राइम फ्रॉम श्री राजीव भदौरिया, हु इज द कंप्लेनेंट एंड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, wherein it was informed that the matter has now been settled and FIR was leveled due to some communication gap, misconception from both sides। मतलब 2017 में मिसकम्युनिकेशन से एफआईआर कैसे रजिस्टर हो जाता है?
या तो क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है? तो आपके पास कोई सबूत नहीं है, ये टोटल मिसकम्युनिकेशन है या एक कंफ्यूजन है, या ये सरकार बदल गई? या नहीं तो उसका देखिए, बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ। सरकार तो बदली थी 2014 में, है ना, और ये क्लोजर रिपोर्ट आई है 2022 में। जब उन्होंने अपने सारे आरोप वापस लिए ये कहकर कि ये कंफ्यूजन हमें हो गया और ये मिसकम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन गैप था हमारे बीच में, वो समय था 2018 का। अगर ये इसमें सरकार का कोई हाथ होता तो ये 2018 में ही केस खत्म हो जाता, लेकिन उसके बाद भी इसको 4 साल लगे और ये केस खत्म हुआ है। आप देखिए 2022 में, जो मैं आपको 17/8/2022। क्या तब तक जिंदल साहब जो हैं वो प्लान कर रहे थे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आने के लिए, इसलिए? पर उसमें देखिए, उसमें मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कांग्रेस में है या वो नहीं, आप पे फर्क नहीं पड़ता, बट शायद उन्होंने केस इसलिए बंद किया, या फिर सुभाष चंद्रा और उनकी फैमिली के साथ कोई बात चल चुकी थी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी रहा होगा, क्योंकि मैं थ्रू आउट मुझे पता था कि इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, और मुझे ये लगता है कि ये जितने लोगों ने जो अपना ये वापस लिया, दिस लेटर इज नॉट फ्रॉम नवीन जिंदल, दिस लेटर इज जो उनके जो 3 लोग थे, हाँ, जिन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ JSPL ये फाइल की थी कंप्लेंट, ये तीनों लोग तब तक असल में उनकी कंपनी से निकल चुके थे। और जब ये वापस हुए हैं सारी चीज़ें, ये तब की बात है जब वो उनके साथ नहीं थे, दे वर ऑल वर्किंग एट डिफरेंट प्लेसेस। और बाद में उन सब ने, भाई उनसे भी पूछताछ हुई, तो पुलिस उनसे पूछताछ करती है, तो बाद में उन सब ने ये कहा कि हमारे ऊपर तो प्रेशर बनाया गया कि आप ये FIR दर्ज कीजिए, हमसे ये कहा गया कि FIR आप लिखिए, पुलिस में जाइए, पुलिस तुरंत इसको FIR आपका दर्ज कर लेगी और बाकी फिर हम बाद में देख लेंगे। तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ मतलब नहीं है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसमें किसी पुलिस भी ऐसे दबाव में आ गई उस वक्त। तो उस समय पुलिस कैसे काम करती थी, इससे आपको समझ में आएगा। आज लोग इतना बोलते हैं कि कोई गोदी मीडिया की बात करता है, कोई कहता है कि देखिए पुलिस मिल जाती है। पुलिस सरकार के कहने पर कैसे काम करती है और कैसे जर्नलिस्ट को हाउंड करती है, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पर मुझे दुख इस बात का है कि उस समय हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। और लोगों ने उसमें सिर्फ मज़ा लिया, लोगों ने उसको सिर्फ मेरे अगेंस्ट यूज़ किया और मेरे नाम के साथ ये 2-3 केसेस को चिपका दिया। और अच्छी बात ये रही कि इट मेड मी इवन स्ट्रॉन्गर। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।